5 दिनों की लगातार तेजी के बाद भारतीय बाजारों में आज सुस्ती और हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत के हैं संकेत, लेकिन अगर नीचे खुलने के बाद क्या फिर से खरीदारी लौटेगी या फिर आज दिखेगा मुनाफा वसूली का दबाव। ढेर सारे फैक्टर्स हैं हमारे अपने और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के, तो ऐसे में आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं अनिल सिंह जी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि निचले स्तरों से दमदार रिकवरी आपने एसजीएक्स निफ्टी पर आते हुए देखिए। डाउ फ्यूचर्स थोड़ा मोमेंटम पकड़ रहा है और कच्चे तेल में तो भारी गिरावट है सर। तो इन सभी मुद्दों पर इंतजार ही कर रहा था दीप कि बड़े गैप से खुलेंगे। 125 पॉइंट डाउ एसजीएक्स नीचे दिख रहा था तो बड़ा मजा आ रहा था। और आज बड़े दिनों बाद वापस से मैंने स्ट्रेटेजी दोनों तरह की बनाई है, एग्रेसिव वाली भी और ये भी। मैंने सोचा कि अगर बहुत गैप से खुलेंगे तो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए मौके बनेंगे। चलिए एनीवे, ढेर सारे ट्रिगर्स आइए पहले वो देख लेते हैं क्या कुछ होता हुआ दिख रहा है आज के ट्रिगर्स के लिए। आज से रूस और यूक्रेन के बीच में चौथे दौर की बातचीत आज भी जारी रहेगी। अमेरिकी बाजार बेहद इंटरेस्टिंग दिखे। 400 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर थे कल जब हम बंद हुए, ऊपरी स्तर से 450 पॉइंट गिरकर फ्लैट बंद हुए, लेकिन नेस्डेक में रही तेज गिरावट। आज से 2 दिनों की अमेरिकी फेड की बैठक हो रही है शुरू, और इस सब के बीच में कच्चा तेल तेजी से गिरता हुआ नजर आ रहा है और 8 महीने की ऊंचाइयों पर हमारी रिटेल महंगाई दर पहुंची है 6% के पार। ये है आपके लिए कुछ आज के बड़े ट्रिगर सर। पर आई थिंक सबसे बड़ा जो ट्रिगर जो है वो तो आपने भी कहा हुआ है, एक नजर तेल पर, दूसरी नजर बाकी सारी चीजों पर। जो एक नजर तेल पर है, देखिए सर भारी गिरावट। कल शाम 8% लुढ़का, आज सुबह देखिए 4% और गिर रहा है। 100 के नीचे WTI आ गया, ब्रेंट भी अब 100 के नीचे आने की तैयारी में दिख रहा है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है हमारे लिए दीप, इसमें कोई डाउट नहीं। पॉजिटिव तो नहीं कहूंगा, बहुत बड़ी रिलीफ है। बिल्कुल सर, 140 और 100 का फर्क जो खर्च करता है वो समझ सकता है। थैंक गॉड की दाम बढ़े नहीं कच्चे पेट्रोल डीजल के, नहीं तो हमें पता चलता है कि $40 की क्या वैल्यू होती है। सो इमीडिएटली कच्चे तेल के जो दाम घट रहे हैं, मुझे लगता है आज के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर हमारे लिए यही है। और जब तक कच्चे तेल के दाम घटते रहेंगे या कंट्रोल में आते रहेंगे, नीचे आते रहेंगे, तब तक हम ज्यादा गिरेंगे नहीं। 5 दिन तक लगातार बढ़े, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आनी भी चाहिए। बाजार में हर एक लेवल पर लॉन्ग ट्रेडर फंसा हुआ भी है, इन्वेस्टर्स भी ऊपर में निकलने का मौका देख रहे हैं। और ऐसे में एक तरफा तेजी होने के बाद, और स्पेशली पिछले सोमवार को देखें तो कोई सोच नहीं सकता था कि हम अगले 5 सेशन में लगातार बढ़ेंगे, राइट। तो उस हिसाब से आपकी उम्मीद से कहीं बेहतर तेजी होती हुई दिखी है। मुझे याद है 15,671 आपने बनाया था, उस दिन न्यूक्लियर वॉर का खतरा था कि कहीं रशिया ने अपने वो अलर्ट कर दिया था, वो सारी चीजें हुई थी और वो उनके प्लांट पर हमला किया था जहां न्यूक्लियर पावर बनता है। सो वहां से हम काफी बेहतर पोजीशन में है आज, और वहां से $135-140 से कच्चा तेल आपके $100 के आसपास है। तो दीप, हमारे लिए सबसे बड़ा फैक्टर देखिए, रशिया यूक्रेन के युद्ध को लेकर, सैंक्शंस को लेकर, आपस के लड़ाई झगड़े को लेकर कौन सी खबर अगली आएगी, अच्छी या खराब, वो ना मुझे पता ना आपको पता है, राइट। न इवन अमेरिका को पता है, न यूक्रेन को पता है, न रशिया को पता है। कौन सबसे पहले कैसी खबर देगा वही जाने। जो चीज हमें नहीं पता उसमें दिमाग क्यों लगाना है। हमें जो पता है हम उसमें दिमाग लगाते हैं। और हमें ये पता है कि कच्चा तेल जो तेजी से नीचे आता दिख रहा है, जब तक कच्चे तेल में तेजी वापस नहीं बनती तब तक हम मजबूत हैं। ये कॉन्फिडेंस रखिए। बिल्कुल, और ये कॉन्फिडेंस मैं पिछले 4-5 दिनों से लगातार दे रहा हूँ। तो अपने कौन सा ट्रिगर कब काम का है वो समझना जरूरी है। इस वक्त हमारा ट्रिगर कच्चा तेल है। हाँ बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, एक जमाना था दीप जब दोपहर 12 बजे इन्फ्लेशन के आंकड़े आते थे और सेंसेक्स 2-2% ऊपर नीचे हो जाता था। एक जमाना था हम हांगकांग को देख के डिसाइड करते थे। एक जमाना था ब्रेक्जिट के वक्त दोपहर में 12:30 बजे लंदन कैसा खुल रहा है। सो हर वक्त बाजार के लिए ट्रिगर बदलते रहते हैं। आजकल हमारी नई फैशन डाउ फ्यूचर्स की रही थी, लेकिन अभी इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कच्चा तेल है। जब ये ट्रिगर बदलेगा कोई और आएगा, हो सकता है कभी अगली बार आगे से फिर हम FIs के डाटा पर ट्रेड करना शुरू करें, हो सकता है फिर से डाउ फ्यूचर्स पे चले जाए, हो सकता है हमें अमेरिका की ब्याज दरों पे ट्रेड करना शुरू करें। यू नेवर नो। ट्रिगर्स बाजार के लिए हमेशा बदलते रहते हैं। 10 ट्रिगर हैं, 10 में से किस वक्त कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है जिसपे बाजार तुरंत रिएक्शन देता है, वो आपको पकड़ने की जरूरत है। बिल्कुल, और वो अगर आपने पकड़ लिया, काम हो गया। फिर आपको पता है कि मुझे कब अपना ट्रेड पे फोकस करना है, चेंज करना है, पोजीशन बनानी नहीं बनानी और कैसे बनानी। लेकिन अगर आप कोई और ट्रिगर पे बैठे हैं और कोई और ट्रिगर से बाजार चल रहा है तो मिसकैलकुलेशन है ना। सो अभी हाँ, सो जब तक ये ट्रिगर अपना इम्पैक्ट खत्म ना करे तब तक हमें सिंपल सी एक ही चीज पे चलना है कि कच्चा तेल नीचे है,
हम मजबूत रहेंगे, डरने की जरूरत नहीं। और इसलिए मैं 7 बजे जब आपको फोन दे रहा था मैं बहुत खुश हो रहा था। मैंने कहा, अच्छा 125 नीचे है, मजा आएगा, खुलते ही खरीदने का मौका मिलेगा। लेकिन अब ठीक है ना, जैसा खुलेगा वैसा खुलेगा, देखा जाएगा। बिल्कुल है ना, वो तो खैर 1 घंटे में रेट सेटल होंगे तो जानेंगे, बट हाँ बड़ी राहत है कच्चे तेल से, और डेफिनेटली हमारी जेब में भी थोड़ी आसानी तो इसकी होगी ही। पर दूसरी बात, क्योंकि आपने हांगकांग की एक बात टच करी सर, देखिए चाइना और हांगकांग में क्या हो रहा है। हांगकांग के बाजार ऑलरेडी हम देख रहे हैं रोज वहां पर 7-8% की गिरावट आती है। 6 साल के निचले स्तर पर है हांगकांग के बाजार, आज थोड़े संभले हुए दिखेंगे। चीन के बाजारों में भारी गिरावट आ रही है। फिर से ये लोग सर लॉकडाउन लगा रहे हैं, फिर से कंपनीज, एप्पल ने कल सप्लाई चेन की चिंता जारी करी, टेस्ला ने सप्लाई चेन की चिंता जारी कर दी है। तो चाइना का लॉकडाउन भी आ रहा है, और एक यूएस भी बोल रहा है कि आप रशिया की मदद कर रहे हैं, हम एक्शन ले सकते हैं। ऐसी बातें तो यूएस भी कर रहा है। क्या होगा इसका सर? देखो दीप, ऑनेस्टली बोले ना, कोई खबर अच्छी तो नहीं आ रही जी, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि फोकस रशिया यूक्रेन पर है, और रशिया यूक्रेन में चौथे दौर की बातचीत चल रही है, तो वो ठीक है कि अब बातचीत चल रही है, वो ठीक है, और हमले जो जिस स्पीड से चल रहे हैं उसी से चल रहे हैं, नए कुछ बने नहीं। नेगेटिव साइड पर क्या हुआ, ये डर है कि अमेरिका चीन पर प्रतिबंध लगा सकता है, ये डर है। लेकिन मैं अपने सीमित ज्ञान के हिसाब से जो कहना चाहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा अमेरिका जल्दबाजी में करेगा। अच्छा, और उसका कारण ये है कि इनसे रशिया ही नहीं समझ रहा, और नया चीन का मोर्चा कहाँ खोलेंगे। देखो चीन पे आपका बेमतलब तो नहीं कहूँगा, मतलब जानबूझ के छेड़ने वाली बात जो है, अगर उसको करने के पहले आप रशिया को तो टाइट करो। करेक्ट। और चाइना तो साफ खुल के बोल रहा है हम तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मालूम सबको है कर रहा है, लेकिन खुल के चाइना ने तो स्टेटमेंट दिया हम रशिया को कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सो इसका मतलब जैसे आप रशिया पे सैंक्शंस लगाते हो, आपने रशिया को चाइना पे सैंक्शन लगाते हो, आपने चाइना को खुला लाइसेंस दे दिया, जाओ खड़े हो जाओ रशिया के साथ। अब दोनों मिलकर लड़ गए, आपसे रशिया नहीं संभला, चाइना को साथ में खड़ा करके क्या कर लेंगे। सो अमेरिका को वो गलती करनी नहीं चाहिए, करेगा नहीं। छोटा मुंह बड़ी बात हो सकती है, अब हम क्या अमेरिका को समझाएं, लेकिन हम एक सिचुएशन का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं अपने नजरिए से। सो मेरा व्यू ऐसा है कि पहले रशिया को पूरा टाइट किया जाएगा, रशिया को थोड़ा टाइट करते तो वो न्यूक्लियर वॉर की धमकी देता है। जी एग्जैक्टली, है ना। सो अल्टीमेटली ताकत तो दिख गई ना आपकी कितनी है, ना नेटो की है, ना यूरोप की है, ना अमेरिका की है। बिल्कुल। सो आई डाउट कि ऐसा होगा, लेकिन हाँ संकेत अगर आते हैं और इस तरह की खबरें आती तो वो अच्छी तो नहीं है, मूड बिगाड़ने वाली तो है। तो इसलिए दुनिया में जो भी हो रहा है, बिना मतलब की मिसाइलें गलती से भी किधर से उधर चल रही है, वो भी ठीक नहीं है। कौन जाने गलती से ही चली, कौन जाने जानबूझ के चली है, भगवान जाने। ठीक है, ईरान छोड़ रहा है उधर, गलती से भी जानी तो वहीं जानी है। करेक्ट, यूएस के कॉन्सुलेट के पास ही, है ना। तो ये सब चीजों से कंफर्ट नहीं आता है। तीसरा, ये अचानक से सब दुनिया में ठीक होता दिख रहा था, ये चाइना क्या बदमाशी कर रहा है पता ही नहीं समझ। सब लॉकडाउन ये वो, भाई साहब 2 साल में तो कभी वापस बोले नहीं वुहान से वायरस निकालने के बाद कि हमारे यहाँ क्या हुआ कोविड का। ये प्रोपोगेंडा कोई ऐसे अननेसेसरी नहीं है, इनके पीछे कुछ न कुछ ऐसी चीजें जो हम देख और समझ नहीं पा रहे हैं। राइट। सो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फीलिंग तो आ रहा है जी, ये डेवलपमेंट में, जो मार्केट के बियॉन्ड के डेवलपमेंट है, वो मार्केट को कहीं न कहीं डिस्कम्फर्ट देंगे। वो आज देंगे, हफ्ते भर बाद देंगे, 16,800 पे देंगे या 17,500 पे देंगे, ये कहना मुश्किल है। राइट। लेकिन ये चीज क्लियर कट है दीप कि इस साल, अभी की बात नहीं कर, इस साल ग्लोबल मार्केट और ग्लोबल अनरेस्ट, ग्लोबल ये तनाव, ये पूरे साल मार्केट को परेशान करेगा। कुछ न कुछ आता रहेगा। इतना बड़ा युद्ध जो कोई नहीं सोचता था कि 3 हफ्ते चलेगा, ये इतना जल्दी से आसानी से खत्म होने वाला नहीं। इसके साइड इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट्स बहुत सारे दिखेंगे। हो सकता है उसके बाद कुछ और महत्वाकांक्षी देश कुछ और करने की कोशिश करे, तो ये साल आपका ग्लोबली खराब हो गया काफी हद तक। और हर 2-3 महीने में कुछ ऐसा देखने को मिल जाए आपको जो आप नहीं देखना सुनना चाहते हैं। तो मेरा ये समझना है कि थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, और ग्लोबल मार्केट्स के लिहाज से स्पेशली डे ट्रेडर्स जो हैं, ओवरनाइट ट्रेडर्स हैं, ये वक्त BTST का है नहीं। किसी भी दिन आप गैप से ऊपर या नीचे खुल सकते हैं, और जाहिर सी बात है गैप से ऊपर खुलने की संभावनाएं थोड़ी कम बनती है, नीचे की हमेशा ज़्यादा बनती है। तो वो सतर्कता रखनी जरूरी है। जो संकेत आ रहे हैं वो ठीक नहीं है, खबरें जो आ रही है। अब आइए, ये तो खाली जियोपॉलिटिकल टेंशन और वो राजनीति वाली चीज़ें हुई। अब बाजार की चीज़ें जो अमेरिका से है, आज से 2 दिनों की फेड की बैठक शुरू हो रही है। बॉन्ड यील्ड 2.14%, कहाँ से कंफर्ट आएगा? नहीं आएगा सर। मतलब वापस हाईएस्ट लेवल पर आ गए। 2.10 तक आए थे, 2.10 से भी आप और आगे निकल गए, 2.15, 2.16 आ गए। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि कल ब्याज दरें बढ़ना तय है।
100%। तो आज और कल 2 दिन की मीटिंग है। परसों सुबह जब हम शो की शुरुआत करेंगे, गुरुवार सुबह, हो सकता है आपको ये समाचार सुनने को मिले कि लंबे समय बाद अमेरिका में अब ब्याज दरें की बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो गया और पहली ब्याज दरों में 0.25% की बढ़ोतरी हुई है। तो बॉन्ड यील्ड तो कम से कम वो दिखा रहा है 1% और मजबूत हो गया है, तो वो कंफर्ट नहीं है। नेस्डेक जैसे गिर रहा है 2-2%, मतलब नेस्डेक है भाई, इतना बड़ा इंडेक्स है, इतना बड़ा मार्केट है। हम 200-300 पॉइंट निफ्टी पे गिरते तो हमें पसीना आते हैं। सोचो अगर निफ्टी 500-500 700 पॉइंट रोज गिरने लगे तो कितने पसीने आएंगे। सो उस हिसाब से देखें तो अमेरिकी बाजारों की चाल कोई अच्छी तो है नहीं। सो दिक्कत तो है। सो मेरे ख्याल से थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। और नए आप 16,800 15,800 पे हैं, आप 16,800 पे भी हैं, तो अपनी एक ही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सुखदीप कि जो जहां जहां हल्का हो सकता है वो हल्का भी होता रहे। ट्रेडिंग के लिहाज से आप पोजीशन बनाइए, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए, दिन में करिए, ओवरनाइट कम से कम रखिए, वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन ग्लोबल मार्केट में वो कंफर्ट नहीं है। हम बढ़ रहे हैं तो सिर्फ इस वजह से बढ़ रहे हैं कि एक, एफआईज की बिकवाली का प्रेशर कम हो रहा है, 2, कच्चा तेल वापस से फेवर में आता दिख रहा है जिससे हमें डर था, 3, रशिया यूक्रेन को लेकर कोई नई बुरी खबर नहीं आ रही है। ये 3 फैक्टर हमारे लिए बढ़ने के लिए है। लेकिन बाकी इनके बियॉन्ड जो फैक्टर है, वहां कब किस तरफ से कोई झटका लगेगा वो सावधानी रखनी है। मूड आप बाय ऑन डिप्स का पॉजिटिव रख सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ करना जरूरी है, क्योंकि 5 दिनों की तेजी के बाद और कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना कि सब कुछ ठीक हो गया। जब 15,700 15,600 था तो हम ये कह रहे थे दुनिया खत्म नहीं हो रही, इस स्पीड से बढ़ेगी तो 30 दिन में मार्केट के ताला लग जाएगा, बंद हो जाएगा, हर रोज निफ्टी 500 गिरा तो उस दिन आपको डरने नहीं दिया। यहाँ मैं आपको और कॉन्फिडेंट नहीं होने देना चाहता। व्यू रखिए पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी रिस्क मैनेजमेंट वहां भी नहीं छोड़ना था, यहाँ भी नहीं छोड़ना। ये ध्यान में रखना जरूरी है। तेजी देख के और कॉन्फिडेंट नहीं होना है। खतरे सब तरफ से बरकरार है, किधर से कौन सा नेक्स्ट पंच आएगा आपको पता नहीं है, कौन मुक्का मारेगा मालूम नहीं। करेक्ट। तो सावधानी रखिए, बस सिंपल इतनी पॉइंट है मेरी। अंडरस्टूड सर। चलिए, तो सावधानी बरतिए और ऑफ कोर्स फेड पर भी हमारी नजर बनी हुई है। कल रात को यानी कि परसों भारतीय बाजार इस पर रिएक्ट करेंगे। पर एक बात सर इन सब में अच्छी हुई है जी, वो है एफआईएस का आंकड़ा। आप भी 3-4 दिनों से हाईलाइट कर रहे हैं। 11 फरवरी को एक छोटा सा बाय फिगर आया था, वैसे तो सेल फिगर ही चल रहा है, 11 फरवरी को एक छोटा सा बाय फिगर आया था। उसके बाद से बेस्ट आंकड़ा, अभी भी सेल फिगर है, बट देखिए पिछले 5 दिनों में कितनी तरह ये सिचुएशन बदल गई है। दीप है ना, हम मुंबई वाले स्पेशली बहुत ज़्यादा एडजस्टिंग होते हैं, हर चीज़ में एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ। मैं समझता था कि आप है ना एफआईज की 2,000, 3,000, 5,000 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा देखेंगे तो खुश होंगे, वाह एफआईज लौट के। आप देखिए कितने बोले 177 करोड़ की बिकवाली की, ठीक है कोई बात नहीं। मतलब वो इसी को कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन लो हो जाना, है ना। जहाँ आप 3-4, 5,000 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा देखना चाहते हैं, वहां अगर आपकी 250 करोड़ की बिकवाली आ रही तो ठीक है, लेकिन वो सही भी है। जिस तरह के ये हर चीज है ना रिलेटिव होती है कंपैरिजन में, कि आप किससे तुलना कर रहे हैं। अगर आप 5,500, 6,000, 7,500 के 1-1 बिलियन डॉलर की बिकवाली पिछले हफ्ते हुई 3 दिनों तक, करेक्ट, बैक टू बैक 3 दिनों तक 7,500 और 8,500 करोड़ का कैश में बेचा है। उसके सामने अगर 177 करोड़ बेचे तो अच्छा फील होना चाहिए। तो कल हम यही बात कर रहे थे कि शायद आप हरे निशान में आंकड़ा आता है, देखिए हालांकि वो पॉजिटिव आंकड़ा तो नहीं आया है, लेकिन फिर भी रिलीफ है। दूसरा ये कि इंडेक्स फ्यूचर्स में भी 570 करोड़ के आसपास की खरीदारी एफआईज ने की है कल। 840 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हैं। तो नेट स्टॉक्स में बिकवाली 1,000 करोड़ के आसपास की है तो सही, लेकिन उतने बुरे आंकड़े नहीं। और सामने इंडेक्स फ्यूचर्स भी खरीदा है, और खरीदने के बावजूद इंडेक्स फ्यूचर्स में जो लॉन्ग पोजीशन है एफआईज की वो 45% पर ही है, जो किसी भी लिहाज से ओवरबॉट तो है ही नहीं। सो वो कंफर्ट है। सबसे बड़ी चीज ये, पहला हमारा क्रूड है, दूसरा एफआईज के बेहतर होते हुए आंकड़े। मतलब हमारी अपनी ताकत है जिससे हम उतना ज्यादा नहीं गिरे, जो अदरवाइज पिछले सालों में अगर कभी एफआई इतना बेचते तो हम पानी पी जाते। यस सर, ठीक है। अब हम उतना गिरे नहीं, और जैसे उन्होंने प्रेशर कम किया हम ऊपर आ रहे हैं। तो ये ठीक है मेरे ख्याल से। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर हमारे बाजार के लिए ये। चलिए, तो राहत तो वहां से है जरूर। तो बस सवाल सर यही है आज के लिए, तेजी का सिक्सर लगेगा या नहीं, उसी पर करते हैं चर्चा। चलिए, तो ग्लोबल मार्केट से संकेत न्यूट्रल साइड पर है, एफआईएस के संकेत नेगेटिव साइड पर ही रखे मैंने अभी भी। नेट में तो नेगेटिव ही है। यस सर। घरेलू फंड्स पॉजिटिव साइड पर है, एफएनओ न्यूट्रल, सेंटीमेंट न्यूट्रल, ट्रेंड नेगेटिव। तो कल वाले और आज वाले संकेतों में कोई बदलाव नहीं, सेम टू सेम है दीप। भले हम 250 पॉइंट की तेजी में आए, सेंटीमेंट हम पॉजिटिव कर सकते थे, सोचा मैंने सेंटीमेंट पॉजिटिव रखे, न्यूट्रल रखे, मैंने कहा एक दिन और न्यूट्रल रखते हैं, कल देखते हैं क्या कुछ है। निफ्टी
सपोर्ट लेवल आपके लिए ऊपर की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है 16,700 16,750। अब आज दिन के लिए सपोर्ट लेवल, और मैं सोचा था उस रेंज में खुलेगा, लेकिन मौका नहीं मिल रहा। 16,760 चल रहा था। हाँ देखा था सर, सुबह 150 पॉइंट, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट नीचे हो गया था। तो 16,700 750 पहला सपोर्ट है, इसके नीचे जाने की संभावना कम है, लेकिन अगर गए तो 600 650 आपके लिए स्ट्रॉन्ग खरीदारी का जोन है। ऊपर 925 975 हल्की फुल्की रुकावट है। 17,025 17,150 इस रेंज में प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज दीप यहाँ पर, 17,150 के ऊपर बंद होकर अगर आप हो जाते हैं, ट्रेंड आपका नेगेटिव से न्यूट्रल हो जाएगा। ओके, वहां पे मैं ट्रेंड न्यूट्रल करूंगा। थोड़ा डिस्टेंस है अभी। हाँ 300-400 पॉइंट है, तो वहां पर ट्रेंड आपका है। हालांकि अगर मैं एग्रेसिव होता तो आज कल की जो क्लोजिंग 16,850 के ऊपर की है उस पर भी मैं कर सकता था, लेकिन आजकल मैं कोई चीज में जल्दबाजी करने के मूड में हूं नहीं। होने दीजिए। हाँ। आराम से, मतलब क्या अननेसेसरी, क्या मुझे एक मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं, मुझे लोगों को और कॉन्फिडेंट नहीं करना है। यस, जहाँ बहुत ज़्यादा डरने नहीं देना है, वो हमारी जिम्मेदारी है। नहीं तो क्या होगा, आपको औने पौने दाम में कोई भी भाव में शेयर बिक जाएगा। एग्जैक्टली। वहीं मुझे किसी भी लेवल पे घुसने भी नहीं देना है। ऐसा नहीं कि मतलब आप और कॉन्फिडेंट खरीदो, आप किसी भी लेवल पे खरीदो, लेकिन लिमिट से। करेक्ट। हाँ, मतलब वो आसान पैसा बनाने वाला टाइम चला गया कि मैंने लिया, मेरे लेने के बाद नीचे नहीं जाएगा, आज का आज बन जाएगा, कल बन जाएगा, अगले हफ्ते बन जाएगा, वो टाइम चला गया। मेहनत वाला पैसा है, पेशेंस वाला पैसा है, और वो भी पहले से बहुत कम। यस, करेक्ट। सो वो माइंडसेट बदलना जरूरी है, और वो हमें ही बदलनी पड़ेगी वो। क्योंकि 1.5-2 साल में जितने नए इन्वेस्टर्स आए उनको ये चीजें उन्होंने देखी नहीं है कि पैसा बनाने में मुश्किल भी होती है क्या। एब्सोल्युटली, है ना। बिल्कुल। सो ये हमें सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि आप इतना आसानी से अब मत सोचिए तुरंत कभी भी कैसे भी पैसा बना। अब एक्चुअल पेशेंस आपका टेस्ट करेगा बाजार, और आपकी स्टॉक सिलेक्शन सही होनी चाहिए, एंट्री लेवल ठीक होनी चाहिए, एग्जिट भी प्रॉपर करना जरूरी है। बिल्कुल। ओवरनाइट रिस्क को कैसे मैनेज करना है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मैनेज करनी है। आइए बैंक निफ्टी 34,425 34,625 आपके लिए सपोर्ट रेंज है। इसके नीचे 34,100 34,225 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है आपके लिए। थोड़ा दूर की है, लेकिन बैंक निफ्टी में मेरे पास यही निकल कर आ रहा है। ठीक है सर। ऊपर 35,550 35,750 हल्की फुल्की रुकावट है। 35,975 से 36,200 की यात्रा बैंक निफ्टी करने की कोशिश कर सकता है। सपोर्ट लेवल दे देता हूं आपको जी। 16,875 के आसपास आप बंद हुए। पहला सपोर्ट 16,800, एक्चुअली 16,815 होता है, मैंने 16,800 लिखा है। 16,750 16,700 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इसके नीचे बाय जोन में आप घुस जाते हैं 16,650 625 600। बहुत एक्सट्रीम केस में 16,500 जो आएगा नहीं। ठीक है सर। हायर साइड पर जी 16,875 के आसपास बने। 16,925 और 16,975 दो छोटे ऊपर के लेवल है। बाद में 17,025 17,075 100 150 ये है जहां तक यात्रा आपको निफ्टी की दिखनी चाहिए, एक बार हम और मजबूत हो गए तो। बैंक निफ्टी 35,300 के आसपास बंद हुए आप। पहला सपोर्ट लेवल 35,100 है। 34,950 34,725 यहाँ तक छोटे छोटे लेवल्स हैं आपके लिए सपोर्ट के लिहाज से। इसके ठीक नीचे दीप आप बड़ी स्ट्रॉन्ग रेंज में पहुंचते हैं जो सपोर्ट की 34,625 34,475 34,425 425 625 200 पॉइंट की रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आपके लिए बैंक निफ्टी पे निकल जाता है। और उसके ठीक नीचे भी वापस बड़ा मजबूत सपोर्ट जोन है 34,225 और 34,100 का। सो बैंक निफ्टी इफेक्टिवली मैं ये कह सकता हूँ कि 34,100 से 34,600 की रेंज में बहुत मल्टीपल सपोर्ट ले सकता है, ये ध्यान में रखिए। ऊपर कितना जा सकते हैं 35,425 कल का हाई है, पहली रुकावट का लेवल वो है। फिर 35,550 जिसके ऊपर मैं आपको बता भी रहा था कि बड़ी तेजी बनेगी 35,550 के, और कल हमने 35,550 का स्टॉप लॉस भी दिया था डे ट्रेडर्स के लिए, और 16,900 का स्टॉप लॉस निफ्टी पर दिया था, तो दोनों ट्रिगर नहीं हुए। ठीक है 35,750 35,850 और 35,975 ये 36,000 के नीचे के लेवल है। इसके ऊपर की संभावना वैसे कम है, लेकिन पार निकले तो 36,025 36,200 और 36,365 है। बहुत दिनों बाद राउंड फिगर में नहीं 365 वाला लेवल, ये लेवल बहुत इंटरेस्टिंग है 36,365, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। 865 और 365 दोनों पर रखनी है। 865 बैंक निफ्टी वाला, निफ्टी वाला कल एग्जैक्टली वहीं पर जाकर बंद होता है। एब्सोल्युटली सर। कल के मूव में डेटा क्या चेंज हुआ सर? डेटा में कोई खास बदलाव नहीं। निफ्टी एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन 43 से 45% आई, दीप ठीक है। पुट कॉल रेशियो 1.03 से 1.13 कम न्यूट्रल है। विक्स 1% बढ़ा है, ठीक है। तो कोई खास बड़ा बदलाव डेटा में तीनों में नहीं है। ठीक है सर। अब आइए आपके लिए स्टॉप लॉस के लेवल। लॉन्ग पोजीशन पे एक ही स्टॉप लॉस है, थोड़ा दूर है 16,600,
इंट्राडे और ट्रेड क्लोजिंग ट्रेड। अगर इंट्राडे में आपको छोटा रखना है तो 16,700 रख लो, और छोटा रखना है तो 16,800 रख लो, लेकिन एक्चुअली जो बुकिश स्टॉप लॉस निकल कर आता है वो 16,600 का आता है। 350 पॉइंट की आपकी ताकत है, नहीं तो मैंने ऑप्शन दे दिया, 800 भी रख सकते हो, 700 भी रख सकते हो। क्लोजिंग यही है, क्लोजिंग 16,600 का ही है, ठीक है, इसके नीचे का नहीं है, क्योंकि इस वाले रनअप में दीप हमें 16,630 की क्लोजिंग परसों मिली थी, परसों मतलब फ्राइडे जी, तो उसके नीचे ही मुझे स्टॉप लॉस लगाना है क्लोजिंग में। तो क्लोजिंग में तो आपको इतनी रिस्क लेनी पड़ेगी। ठीक है। बैंक निफ्टी छोटा स्टॉप लॉस दे रहा हूँ इंट्राडे के लिए 34,900 का, क्लोजिंग 34,700 का, दोनों स्टॉप लॉस छोटे दिए मैंने बैंक निफ्टी के लिए। मेरे को बैंक निफ्टी में ज़्यादा रिस्क रखनी नहीं है। कल आउट परफॉर्मेंस हुई है, अच्छी बात है, बढ़ना भी चाहिए, लेकिन बैंक निफ्टी में आजकल मुझे बढ़ने और घटने दोनों में भरोसा कम आ रहा है। करेक्ट, क्यों? मतलब वो कन्विक्शन नहीं दिख रहा, चाल के अपने डेटा के हिसाब से कम चल रहा है, इसलिए इतना। और उसकी एक रीजन और भी, एक पोजीशंस बहुत कम है बैंक निफ्टी जी। पता नहीं आजकल ट्रेडर्स बैंक निफ्टी में पोजीशन ज़्यादा बना नहीं है। 10-12 लाख शेयर को ओपन इंटरेस्ट आप क्या निकालेंगे? 10-12 लाख शेयर को ओपन इंटरेस्ट बदलने में टाइम नहीं लगता। अब आप बताओ 35,500 जहाँ आप बंद हो उसके नीचे 35,500 के कॉल में 9 ही लाख शेयर हैं, 35,000 के पुट में 10 ही लाख शेयर हैं। 10-9 लाख शेयर में आप क्या, जितने ज़्यादा डेटा होंगे उतना विश्लेषण आसानी से होता है। करेक्ट सर, क्योंकि आपको पता है कि एक तो है ना, 2 ही लोग सोचते हैं कि 35,500 के ऊपर नहीं जाएगा और 10 लोग सोचे 35,500 के, तो कलेक्टिव ओपिनियन वही तो मार्केट है, है ना। तो इसलिए जितने ज़्यादा पोजीशन होती है मेरे लिए उतना आसान हो जाता है विश्लेषण करना। तो डेटा कम, इसलिए मैं बैंक निफ्टी पे वो जैसा हाथ चाहिए ना मजबूत, वो नहीं बन रहा ठीक है ना। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी पे स्टॉप लॉस। शॉर्ट साइड पे 16,900 कल का हाई पार करे तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा ट्रिगर, इंट्राडे भी क्लोजिंग भी। 35,550 जो हमने कल भी बात की थी, आज भी वही स्टॉप लॉस, इंट्राडे क्लोजिंग, ये हो गया। ठीक है सर, चलिए ये है आपके लिए मौजूदा पोजीशंस पर अनिल सर की सलाह। स्टॉप लॉसेस को ध्यान से रखना है। नई पोजीशन सर 16,600-650 में सोचा था कि उस वक्त आएगा, तो अब तो लगता नहीं थी। 150 पॉइंट नीचे हो तो लगता है कि आ भी सकता है। तो अगर आप नोट करके रख लीजिए, आएगा नहीं, 600-650 की रेंज में आए तो 500 का स्टॉप लॉस लगाइए। 700-750, 800, 875, 975 ये सारे टारगेट के लिए वहाँ पर आपको करनी है खरीदारी निफ्टी में। दूसरा तरीका जो ज़्यादा सही है आज के लिए वो है एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए निफ्टी खरीदें। 16,675 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, 16,925, 16,975 दो छोटे टारगेट, 17,025, 17,075 मीडियम टारगेट, 17,100, 150 के फाइनल टारगेट के लिए 16,675 के स्टॉप लॉस से खरीदना चाहिए। ठीक है सर। जो लोग बेचना चाहते हैं शौक फरमाएं, बेचे जरूर। ऊपर की तरफ 16,975 से मूड बनाए बेचने का, 17,000 के ऊपर बेचना शुरू करें, 17,075, 100 तक बेचे, 150 तक बेचे। स्टॉप लॉस 17,200 पर लगा लें। 17,200 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट जो बनेंगे 16,900, 16,800, 900, 800 नहीं, फिर 750 आएगा, 800 के बाद 750 होगा, 16,750, 16,700, 650 और 625 ये सारे टारगेट हैं जिनके लिए आपको करनी है बिकवाली। ठीक है। एग्रेसिव ट्रेडर हैं और बेचना ही है कि भाई, तो आप 17,025 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर बेच सकते हैं अगर आपको गैप ऊपर मिल जाए तो। टारगेट 16,800, 750, 700, 650, 600 और बहुत एक्सट्रीम केस में 16,500 जो होगा नहीं, लेकिन ये सारे टारगेट्स हैं आपके लिए एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। आज से आज एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए आज से भी आप ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, चांस ले सकते हैं, ऐसा है। ठीक है सर। हाँ। बैंक निफ्टी खरीदने की राय 34,425, 34,625 की रेंज में आता है तो वहाँ ज़रूर खरीदिए। 34,200 का स्टॉप लॉस होगा, 34,725, 34,950 दो छोटे टारगेट, 35,100, 35,325 और 35,425 ये बड़े टारगेट हैं जिनके लिए करनी है आपको बैंक निफ्टी में खरीदारी। दूसरा सही तरीका जो है वो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए है बैंक निफ्टी खरीदने का। 34,900 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और खरीदारी कीजिए। ठीक है। अगर गैप से नीचे मिलते हैं, समझो आप 35,000, 35,100 के आसपास खुल जाते हैं तो 34,900 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट जो दीप बनेंगे ऊपर 35,425, 525 के छोटे टारगेट हैं, 750, 850 और 975 के मीडियम टारगेट है, 36,025, 36,200 और 36,365 ये फाइनल टारगेट हैं जिनके लिए बैंक निफ्टी में आपको करनी है खरीदारी एग्रेसिव ट्रेडर्स के तौर पर। आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों ही मैंने एग्रेसिव ट्रेडर्स दिए हैं। बैंक निफ्टी में खरीदारी में भी एग्रेसिव ट्रेडर्स है, बैंक निफ्टी में शॉर्ट साइड पर एग्रेसिव ट्रेडर्स नहीं दिया, खाली एक सिंपल सी पोजीशन नहीं। बैंक निफ्टी में अभी ऐसा समझ नहीं आ रहा कि तुरंत ही ऐसा यहीं पर शॉर्ट कर देना चाहिए, ऐसा समझ नहीं आ रहा, डेटा क्लियर नहीं हो रहे हैं।
ऐसे डेटा है नहीं जो आपको सजेस्ट करे कि तुरंत शॉर्ट कर दो, ऐसा लग रहा है ऊपर का इंतजार करना चाहिए। तो 35,750, 35,950 ये भी, इनफैक्ट मैं फ्रेंकली पूछे तो मैं 36,200 के आसपास शॉर्ट करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। इवन 35,950 पे भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, थोड़ा और थोड़ा ऊपर चाहिए। 36,025, 36,200 की रेंज में मिले। और स्टॉप लॉस भी आप बहुत दूर का है, 36,400 का है। देखिए 35,750 पे सोचना है, 35,975 के आसपास जितना बेचेंगे बढ़िया। स्टॉप लॉस बहुत दूर है, सेम जो जैसा कल की बात की थी, क्योंकि शॉर्ट करने के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका फेवरेबल बनना चाहिए। तो जितना ऊपर में बेचें, और ऊपर में बेचने के लिए जैसे कल क्या था, कल क्यों आपको ऊपर में बेचना था? कल आपको पता है कि डाउ फ्यूचर 300-400 बढ़ रहे हैं, क्रूड आपका नीचे है, हमारी स्क्रीन मजबूत है, तो आपको हड़बड़ी नहीं करनी जी। आज अगर सपोज आप 35,750 पे डाउ 200 नीचे हो जाता है फ्यूचर पे, तो आपको ट्रेड इनिशिएट कर लेना है। तो वो दूसरे को, क्रूड अगर 102 है, 102 का 105 हो जाता है, तो ट्रेड इनिशिएट कर लेना है। तो आपको कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा जी, कि कहाँ से चीजें बदल रही है। अगर वो नहीं है, क्रूड अगर समझो 100 के नीचे आ गया, डाउ 200 ऊपर हो गया, तो थोड़ी आपको यहाँ बेचना है, फिर इंतजार करना होगा। तो हर चीज मतलब क्या बोलूं, मतलब थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, वही देख कर करना पड़ेगा। मतलब हर वक्त नहीं बता सकता यहीं पे ये कर दो कि यहीं पे, थोड़ा अपने भी सीखेंगे तो काम चलेगा, ठीक है ना। तो वहां पे बेचिए 35,550, 35,425 और 35,325 छोटे टारगेट हैं। 35,100, 35,950 मीडियम टारगेट है। 34,950, 34,725, 625 और 34,425 फाइनल टारगेट बैंक निफ्टी के लिए। जी दी, ओके, तो ये है आपके लिए पूरी स्ट्रैटेजी। बलरामपुर चीनी का भी स्वागत कर लेते हैं। हाँ, लंबे समय बाद इस सीरीज में कोई बैन में आया। ये तो ये अब तक तो कोई स्टॉक ही नहीं आया था, तीसरा हफ्ता सीरीज का शुरू हो रहा है। करेक्ट, ठीक है, तो बलरामपुर चीनी है बैन में। अच्छा, बाकी डेटा तो वैसे हमने टच कर लिया, बट कोई इंपॉर्टेंट और लेवल? ज़्यादा डेटा है नहीं दीप। तुरंत बैंक निफ्टी पे सपोर्ट 34,000 के आसपास बहुत दूर है, 36,000 के आसपास रुकावट दूर है, 35,000 कोई खास है। एफएनओ की डेटा निफ्टी में भी कोई खास नहीं, 20-25 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। तो 17,000 थोड़ी एक रुकावट का लेवल है। 39 लाख शेयर थोड़ी साइजेबल ओपन इंटरेस्ट 17,000 पर है कॉल ऑप्शन में, एक ही लेवल ऊपर की तरफ, बाकी ठीक है। ठीक है, तो ये है आपके लिए आज के पूरी स्ट्रैटेजी और लेवल्स। देखते हैं तेजी का सिक्सर आज बाजार में लगेगा या नहीं। आइए देवांश से याद आया, जबरदस्त, अरे ऋषभ पंत भाई साहब क्या खाते हैं, बहुत ही बढ़िया है, बहुत कमाल ही है। जहां मतलब किसी से बैटिंग नहीं हो रही है, वो मतलब फास्ट से हाफ सेंचुरी मार गए। मैन ऑफ द सीरीज डिजर्वेडली, एब्सोल्युटली। तो सबसे बड़ी बात है, हर सीरीज में नए नए लोग निकल के आ रहे हैं। पिछली बार श्रेयस अय्यर ले गए, इसमें मैन ऑफ द मैच तो श्रेयस अय्यर थे। और ऋषभ पंत तो टैलेंट गजब का है, मतलब भारतीय क्रिकेट का भविष्य बड़ा उज्जवल है। बिल्कुल, रोहित शर्मा ने कहा भी ना कि जिस भी फॉर्म में ये जैसे भी खेले हमें एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इतना अच्छा कर रहे हैं। ये जो इसमें मुझे वो दूसरा सहवाग देते हैं, मतलब जो सहवाग को कोई मतलब सिचुएशन नहीं, वो यही कर, मुझे वो बोला कि इतने सामने बड़े बड़े बॉलर हैं, ये वो बोलो मुझे बॉलर को थोड़ी मारना है, बॉल को मारना है। लंबे चौड़े 8 फीट के हैं तो क्या फर्क पड़ता है, 7 फीट के है तो क्या, बॉल को मारना है। एब्सोल्युटली, यही अप्रोच होनी चाहिए। बिल्कुल, तो जबरदस्त परफॉर्मेंस टीम इंडिया की, 3 दिन में मैच रैप अप करके सीरीज भी जीत ली। आइए खबरों वाले शेयर्स और साथ ही ब्रोकरेजेस, देवांशी, वरुण और कुशल के साथ। देवांशी, मॉर्निंग बताएं ट्रिगर्स और आज की खबर। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले वॉकआउट पर नजर रखिए। राइट इशू आज से खुल रहा है। 3 राइट इशू हर 10 शेयर्स पर एंटाइटल्ड होंगे 3 राइट इशू के लिए, और इसकी जो प्राइस है वो 225 रुपये प्रति शेयर पर तय की गई है। इंडिया आज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के डेटा आएंगे, और इसके साथ ही यूएस में ब्याज दरों की फेड की 2 दिवस की जो बैठक है वो आज से शुरू होती हुई दिख रही है। इसके साथ ही जो एएसएम में स्टॉक्स आज से एंट्री कर रहे हैं वो बीएससी लिमिटेड, ये इंपॉर्टेंट स्टॉक है। और साथ ही ब्राइटकॉन ग्रुप पर नजर रखें, क्योंकि आज ये बोनस इश्यू ट्रेड करेगा, जो कि 2:3 का था। पेटीएम सफाई आती हुई दिख रही है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कल काफ़ी सारी खबरें आई थी कि चीन की काफ़ी कंपनी है जहां पे डेटा लीक होने की खबरें आती हुई दिख रही है, और आरबीआई कार्रवाई कर रही है। लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक्स की तरफ से ट्वीट करके जो मैनेजमेंट है उनका ये कहना है कि किसी भी संस्था या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उनको डेटा शेयरिंग या डेटा एक्सेस देने के मुद्दों पर चिंता नहीं जताई है, और ऐसे किसी भी कंपनी के साथ उन्होंने डेटा शेयर नहीं, डेटा लीक होता हुआ नहीं दिखा है। स्ट्राइड्स फार्मा
इस पर भी आप फोकस कीजिए, जहां पे उनके जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने रिवाइज प्लान को एक्सेप्ट किया है। पहले 40 लाख शेयर्स खरीदने वाले थे, जो वारंट्स थे वो खरीदने वाले थे पैसे इन्फ्यूज़ करने के लिए, लेकिन अब जिस तरह से ग्लोबल स्थिति चल रही है 40 लाख की जगह अब 20 लाख वारंट्स जो हैं वो जो प्रमोटर्स हैं वो खरीदते हुए दिखेंगे। 442 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पर ये वारंट्स जो प्रमोटर्स हैं वो खरीदेंगे। प्रमोटर की जो टोटल होल्डिंग है वो 1.36% से बढ़ेगी, 3.51% हो जाएगी। परसिस्टेंट सिस्टम, अच्छी खबर है, मीडिया एजिलिटी के कुछ यूनिट्स जो हैं वो उन्होंने खरीदे हैं। 6 से 8 हफ्तों में ये डील पूरी होती हुई दिखेगी। इंडिया, मेक्सिको, यूके और सिंगापुर के जो सब्सिडरीज हैं उनके असेट्स खरीदेगी। $71 मिलियन की ये टोटल डील होती हुई दिखी है। साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा पर नजर रखें, जहां पे कल शाम को BNP पारिबास AMC और बड़ौदा AMC के साथ विलय होता हुआ दिखा है। ये जॉइंट वेंचर होगा जिसका नाम बड़ौदा BNP पारिबास म्यूचुअल फंड बनेगा और इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, इस JV में बैंक ऑफ बड़ौदा का करीब 50.1% हिस्सेदारी होगी और BNP पारिबास की करीब 49.9% की हिस्सेदारी होगी। तो आज बैंक ऑफ बड़ौदा इसके चलते भी फोकस में होगा। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ अहम खबरें। वरुण, मॉर्निंग, बताएं कौन सी खबरें लेकर आए आप? गुड मॉर्निंग दीप। तो सबसे पहले यहाँ पे PVR जो खबरें चल रही थी कि सिनेपोलिस के साथ ये मर्जर करेंगे, तो इसके ऊपर कंपनी ने सफाई दी है। कंपनी ने कहा कि हम स्पेक्युलेटिव खबरों पर कोई भी बात नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे। कंपनी लगातार इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढती रहती है। इस तरह के बयान कंपनी ने दिए हैं। राइट्स लिमिटेड 7.5 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी मिली है, 25 मार्च को भुगतान करेंगे। एविएशन कंपनी, तो खासकर ये जो MRO कंपनीज है ना, उन पर नजर रखेगा HAL, तनेजा एरोस्पेस जैसे कंपनीज, क्योंकि घरेलू मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल यानी कि MRO सर्विसेज पे GST दरें जो है 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। इंडिया बुल्स ग्रुप की कंपनीज, खासकर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और धनी सर्विसेज पे नजर रखेगा, क्योंकि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस से समीर गहलोत ने रेजिग्नेशन दे दिया है फाइनली। पहले भी इन्फॉर्म किया गया था 16 दिसंबर को। और धनी सर्विसेज में से गगन बांगा जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनको इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस यानी जो हाउसिंग फाइनेंस कारोबार है उस पर वो फोकस करना चाहते हैं, इसके लिए धनी सर्विसेज से उन्होंने इस्तीफा दिया है। कुछ बल्क डील्स हुई है जिसमें पैसाला और डिजिटल, यहाँ पे इक्विलिब्रेटेड वेंचर्स ने 0.63% हिस्सेदारी जो इस कंपनी में खरीद ली है, यानी करीब 2,70,000 शेयर्स। BSE लिमिटेड, यहाँ पे BNP पारिबास ने 2,40,000 शेयर्स खरीदे हैं 2897 के भाव पे। इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रैटेजीज ने भी करीब 4,10,000 शेयर्स खरीदे हैं 2895 के भाव पे। धामपुर शुगर, यहाँ पे ओरिगॉन पब्लिक एम्प्लॉय रिटायरमेंट सिस्टम ने करीब 4,62,000 शेयर जो है इस कंपनी में खरीदे हैं, 492 के भाव पे खरीदारी की गई है। और राणे ब्रेक लाइनिंग, यहाँ पे प्रमोटर राणे होल्डिंग्स ने 1.3 लाख शेयर जो है ओपन मार्केट से खरीदे हैं 606 के भाव पे। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने करीब 1.25 लाख शेयर जो है वो बेचे हैं, जिसको प्रमोटर ने खरीदा है। ओके, तो ये है आपके लिए कई सारी और खबरें, प्रमोटर एक्शन, फंड एक्शन भी, और पेटीएम पर रखेंगे नजर। क्लैरिफिकेशन तो आई गया कंपनी की तरफ से, पर और सफाई लेंगे, समझेंगे कि ये पूरा मुद्दा क्या है और आगे के प्लान्स क्या हैं। जो इतना बड़ा इरोजन हमने शेयर वैल्यू में भी देखा है, उसके क्या मायने हैं। विजय शेखर शर्मा हमारे साथ जुड़ने वाले हैं 10:15 पर। आइए अब एक बार नजर डाल देते हैं आज के ब्रोकरेज एक्शन पर FIR में। मॉर्निंग कुशल, बताएं क्या कह रही हैं आज ब्रोकरेजेस? देखिए, ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहले बैंक्स में बंधन बैंक पर फोकस कीजिए। CLSA ने यहाँ पर बाई की रेटिंग को लेकर अपग्रेड किया है यहाँ पर, और 320 रुपए के टारगेट्स ये दे रहे हैं। मौजूदा भाव 265 रुपए का है। ये मान रहे हैं कि हाल ही की जो परफॉर्मेंस रही है वो एक अच्छा टर्निंग पॉइंट है, और कलेक्शंस भी जो है अब इंप्रूव होकर 86% इनके MFI पोर्टफोलियो के Q3 में होते हुए दिखे हैं। साथ ही गोल्डमैन सैक्स भी बंधन बैंक पर मेंटेन बाई किया हुआ है इन्होंने, खरीदारी की राय बरकरार के साथ, पर टारगेट जो है 425 से घटाकर 379 किया है, बट मौजूदा भाव से भी काफ़ी सिग्निफिकेंट अपसाइड यहाँ पर एक्सपेक्टेड है अभी भी। क्रेडिट स्विस की बैंकों पर रिपोर्ट है। सभी बैंक्स और NBFCs पर यहाँ पर टारगेट्स कट किए हैं। हालांकि आउट परफॉर्म की रेटिंग जो है सभी बैंकों में इन्होंने बरकरार रखी है। सबसे पहले जो चुनिंदा बैंक्स हैं मैं आपको बता दूं, इसमें क्रेडिट स्विस ने ICICI बैंक यहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है। मौजूदा भाव 696 का है, टारगेट 930 से घटाकर 850 रुपए किए हैं। साथ ही एक्सिस बैंक पर आउट परफॉर्म की रेटिंग ये दे रहे हैं, पर लक्ष्य यहाँ पर भी 960 से घटाकर 880 रुपए ये करते हुए दिख रहे हैं। NBFC स्पेस में इनको 3 काउंटर्स, जिसमें चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स, HDFC लिमिटेड और साथ ही श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पसंद आ रहे हैं। ये इनकी प्रेफर्ड पिक्स है।
इनफैक्ट CLSA ने ऑटो पर भी अपनी रिपोर्ट जारी की है, जहां पर बजाज ऑटो में खरीदारी की राय की बरकरार रखी है और टारगेट जो है 4,248 रुपए का ये देते हुए दिख रहे हैं। साथ ही आइशर मोटर्स पर भी CLSA ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है, 3,127 रुपए के लक्ष्य यहां पर भी दे रहे हैं। जेफरीज की रिपोर्ट है IT पर, यहां पर ये इन्होंने FY 23 और 24 के जो EPS एस्टिमेट्स हैं उसको करीबन 3% तक यहां पर कट करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि जिस तरह की स्ट्रांग ग्रोथ है आगे चलकर, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा अभी भी इनके टॉप पिक्स हैं। खरीदारी की राय टेक महिंद्रा पर बरकरार रखी है, 1890 रुपए के टारगेट ये दे रहे हैं। साथ ही इन्फोसिस यहां पर भी खरीदारी की राय बरकरार रखी है, मौजूदा भाव करीबन 1900 रुपए का है, 2135 रुपए के लक्ष्य यहां पर भी ये दे रहे हैं। नोमुरा ने सबसे बेहतरीन टेक महिंद्रा पर खरीदारी की राय बरकरार के साथ 2220 रुपए के टारगेट्स दिए हैं। साथ ही HSBC भी IT काउंटर्स पर अपनी रिपोर्ट जारी करता हुआ दिखा है, जहां पर इन्फोसिस पर इन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है, पर 2200 रुपए के टारगेट ये देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही TCS पर भी इन्होंने होल्ड की रेटिंग बरकरार रखी है और 4250 रुपए के टारगेट यहां पर भी आ रहे हैं। JP मॉर्गन ने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स यहां पर एशियन पेंट्स पर ओवरवेट रेटिंग दी है, बट टारगेट 3650 से घटाकर 3300 किया है। साथ ही आउट परफॉर्म की रेटिंग मैक्वेरी ने भी एशियन पेंट्स पर रखी है और लक्ष्य यहां पर सबसे ज्यादा 3800 रुपए के टारगेट्स यहां पर देते हुए दिख रहे हैं। हैवेल्स पर भी JP मॉर्गन ने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है, पर टारगेट 1400 से घटाकर 1270 के किया। और अंत में मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट है रियल एस्टेट पर, ये मान रहे हैं कि जो प्री सेल्स और न्यू लॉन्चेस हुए हैं वो हाईएस्ट रहे हैं पिछले 5 से 6 सालों में और प्री कोविड लेवल्स को यहां पर फर्स्ट टाइम ये ब्रीच करते हुए दिख रहे हैं। और यहां पर इसकी वजह से इन्होंने ओवरवेट रेटिंग दी है DLF, प्रेस्टीज और शोभा पर। साथ ही इक्वल वेट ओबरॉय और मैक्रोटेक पर रखी है और अंडरवेट यहां पर गोदरेज प्रॉपर्टीज पर मॉर्गन स्टैनले दिख रहा है। सबसे तगड़ी रिपोर्ट किस पे आज? सर सबसे तगड़ी रिपोर्ट तो एशियन पेंट्स पर दिख रही है मुझे, आउट परफॉर्म की रेटिंग। क्या सबसे तगड़ी है? ITC 11 रुपए ऊपर का टारगेट है पूरा, क्या गजब कर रहे हो। 239 से 250 का टारगेट। पिछली बार कब आई थी ITC पर इतनी बुलिश रिपोर्ट, बताओ। सबसे बढ़िया कुशल रिसर्च ठीक करो, बराबर नहीं है। 250 के टारगेट के साथ ITC पर न्यूट्रल की राय है JP मॉर्गन। बाकी हाँ, दूसरी कौन सा बताया आपने? 1 साल का टारगेट बंधन में 1 साल का टारगेट ये टाइम नहीं है। ITC को समय के बंधन में मत बांधिए। 1 साल लगाए, 2 लगाए, 3 लगाए, आएगा 250 रुपए जरूर। ठीक है ना? चलिए एंजॉय कीजिए। जिन्होंने ITC ले रखा है, भाव ना भी बढ़े, कम से कम खुशियां तो आए चेहरे पे। आइए स्वागत करते हैं हमारे सभी खास मेहमानों का। पिक ऑफ द डे का है वक्त। तो वैसे तो आज भी हमेशा की तरह बंसल जी सबसे पहले आए, लेकिन शुरुआत हम किरण जी के साथ करेंगे, क्योंकि किरण जी ने 214 रुपए से ITC 240 तक पहुंचाया है। उसके बाद बैटन थामा था हिमांशु जी ने, मेरे ख्याल से 225 27 के आसपास, 25-26 के आसपास, और वहां से तो आज इसलिए इनके सम्मान के स्वरूप में पहले किरण जी बताएं पिक ऑफ द डे। अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग, दीप मॉर्निंग। और हिमांशु ने, अनिल जी, मुदित जी ने शायद मेरा बेटन ले लिया था। हाँ। तो फर्क नहीं पड़ता, पर हिमांशु और मुदित, ये आपका कंफ्यूजन जो है। अच्छा मुदित जी, ओ सॉरी। अच्छा मजे की बात देखिए, हिमांशु जी मना भी नहीं करेंगे मैंने नहीं किया था। ठीक है ना, मुफ्त में क्रेडिट मिल रही, ले लो, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा सर मेरे पास आया नहीं अभी तक। नहीं कहीं कभी कभी हम भी ऐसा करते हैं हिमांशु जी, करते कोई दिक्कत नहीं है, कर लेना चाहिए कभी कभी। बताइए सर किरण जी। अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द डे रहेगा बाटा, जो कि मैंने कल भी रिकमेंड किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुआ है, डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम देखने को मिले, और 1830 का मेरा एंड ऑफ डे पे स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स के लिए 1900 1940 जो मैंने कल भी कहे थे वो हासिल हो जाने चाहिए। ओके, तो बाटा में करें खरीदारी, ये राय है आपके लिए किरण जी की। अच्छा, अब जाना था हिमांशु जी के पास, लेकिन हिमांशु जी ने जब ITC रिकमेंड ही नहीं किया, तो हिमांशु जी इंतजार कीजिए अपने टर्न का। पहले बंसल जी के पास। बंसल जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। और अनिल जी, एक चीज आपने नोटिस नहीं करी, आज सबसे ज्यादा जो चमक रहे हैं अनिल जी वो हैं हमारे कुणाल जी। कल दोपहर को गायब थे अनिल जी, लग रहा है पूरा फेशियल वगैरह करा के आए, मतलब कि बहुत ज्यादा चमक रहे हैं। तो कुणाल जी को भी सुप्रभात। चमक तो रहे, बात सही है भाई, बिल्कुल। जी
देखिए अनिल जी, पिक ऑफ द डे देने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा। देखिए कल ही आपने बोला था कि जब पेटीएम पर आरबीआई की रोक लगी थी तो आपने बोला था कि हम कोशिश करेंगे कि विजय शेखर जी को लेके आए, और आप अनिल जी उनको हुबरू लाइव लेके आए हैं। जिस दिन लिस्टिंग हुई थी, स्टॉक की पिटाई हो रही थी, तो एकमात्र चैनल अनिल जी जी बिजनेस था जहां पे रिकॉर्डेड वीडियो नहीं चला था। आपके साथ लाइव बैठे थे अनिल जी, और कोई क्वेश्चन उनके साथ शेयर नहीं करा गया था। गलत तो नहीं बोल रहा हूं अनिल जी? करते ही नहीं, सवाल तो मैं देते ही नहीं। मतलब मैं जो भी मैं मैनेजमेंट के इंटरव्यू करता हूँ, मैं उनको यही बोलता हूँ कि मैं वही पूछूंगा जो आपको आता है। अगर आपको लगता है किसी का जवाब नहीं देना तो आप मना भी कर सकते हैं कि मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता। वो उनका राइट है, सवाल पूछना मेरा हक है, जवाब देना उनका हक है। तो इसलिए ये बात तो सही है, मैं कभी भी सवाल शेयर नहीं करता। बंसल जी, ये बात तो सही है आपकी जी। और दूसरा अनिल जी, सिर्फ जी बिजनेस पे अकेले वो लाइव थे, बाकी सब जगह दूसरे जितने भी अंग्रेजी हिंदी चैनल है बिजनेस, सब पे रिकॉर्डेड वीडियो चला था। तो चलिए अनिल जी, ये बात तो हो गई। और जो मेरा पिक ऑफ द डे है वो है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा पे खरीदारी की राय है 1470, 1470 का स्टॉप लॉस है। 1564, 1564 के लक्ष्य के लिए टेक महिंद्रा पर खरीदारी की राय। ओके, 1564 के लक्ष्य के लिए। अच्छा, एक और चीज़ ये कहना चाहता हूँ, जब मैं सवाल शेयर नहीं करता तो यहाँ पे एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि मैं जवाब भी नहीं पूछता किसका क्या व्यू है। जो भी एनालिस्ट आ रहे हैं या जो भी दूसरे गेस्ट भी आते हैं, तो उनको जो बोलना होता है वो स्वतंत्र है बोलने के लिए। क्योंकि मुझे पता है इलेक्शन के वक्त भी ऐसी एक बात हुई थी, जिसमें कई लोगों को बोला था कि आपने किसी एनालिस्ट से ये क्यों पूछ लिया राजनीति के। मुझे थोड़ी पता वो क्या बोलने वाले भाई, मैं थोड़ी पूछता हूँ कि आपकी क्या ओपिनियन है। तो हम प्लेटफॉर्म देते हैं, जिसको जो ओपिनियन देनी दें। किसी को पसंद आएगी, किसी को नहीं पसंद आएगी। अगर हमें लगता है कि नहीं वो ओपिनियन हमें नहीं चाहिए अगली बार से, तो फिर हम उसका ध्यान रखते हैं। तो वो अलग चीज है, लेकिन मैं कभी पूछता नहीं कि आप इस मुद्दे पे क्या बोलेंगे, कि उनकी इंडिपेंडेंट ओपिनियन है। जैसे मैं कभी ये नहीं कहता कि आपको बाय देना है, सेल देना, जो देना दो, वो आपकी मर्जी है। वो चीज हम हमेशा मेंटेन करते हैं, ये ध्यान में रखें, ताकि एनालिस्ट को अपने हिसाब से बोलने की, अपनी तरफ से जो भी देना है उसकी आज़ादी होनी चाहिए। तो चलिए, बंसल जी को पसंद आया है टेक महिंद्रा, ठीक है। तो टेक महिंद्रा में खरीदारी करने की राय। अब हिमांशु जी बताइए आपकी पसंद का शेयर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, ऐसा नहीं है कि मैंने आईटीसी को रिकमेंड नहीं किया है। मैं इनफैक्ट सबसे पहले आईटीसी को रिकमेंड करने वाला मैं ही हूँ। बजट स्टॉक क्यों नहीं किया, भूल गए? बजट सेशन के बाद हिमांशु जी वापस क्यों नहीं किया? बार बार करो मेरी तरह, ताकि लोगों को याद रहे। हम भूल जाते हैं, देखो हमारी मेमोरी इतनी सी है, कितना इतना सा तो दिमाग है, कितना कितना याद रखेंगे। वापस करो, आज ही करो। जी बिल्कुल जी, इसीलिए मैं रिमाइंड कर रहा हूँ कि बॉटम जो है वो बजट के सेशन के बाद ही बना हुआ है आईटीसी का, तभी से खरीदारी की राय थी। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। बजट के वक्त याद आ गया, बिल्कुल याद आया हिमांशु जी, बिल्कुल एकदम परफेक्ट लेवल पे एंट्री। मेरे ख्याल से 212-13 था, राइट? जी जी बिल्कुल याद आ गया। बधाई हो सर, बताइए जी। शुक्रिया अनिल जी। तो अनिल जी, पिक ऑफ द डे मेरी तरफ से कैश सेगमेंट का स्टॉक है। स्टॉक का नाम है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण। अनिल जी, कल के सेशन में शानदार यहाँ पर ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है। वीकली चार्ट पर एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से अच्छा कमाल दिखाता हुआ नजर आएगा। 800 रुपए के आसपास का अनिल जी एवरेज क्लोजिंग है। हालांकि लास्ट जो टिक है वो 788 रुपए के आसपास है। तो यहाँ पर खरीदारी करें 758 के स्टॉप लॉस के साथ। 850 और 900 रुपए तक के टारगेट्स अनिल जी मुझे लगता है आज या कल तक के सेशन में क्रेडिट एक्सेस में आते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। और कल आरबीआई की तरफ से जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए जो नई गाइडलाइंस आई है, उसमें बड़ा बेनिफिशियरी आपके लिए क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण होगा, ये मानकर चले। तो फंडामेंटली यहाँ पर अपसाइड इस लिहाज से बनती है। आइए कुणाल जी से पूछा जाए उनकी पसंद का शेयर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, मैं केवल एक बात कहूंगा, जो अनिल जी बात आपने कही कि आप पूछते नहीं हैं कि आप क्या ओपिनियन देने वाले हैं, ना ही उसमें कोई रोक टोक करते हैं, पूरी अभिव्यक्ति की आजादी देते हैं अनिल जी। तो अनिल जी, मेरे और बंसल जी जैसे लोग जो हैं वो इसको विशेष अनिल जी आदर करते हैं, जिनको और कहीं अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, उनके लिए अनिल जी बहुत बड़ी अनुकंपा है आपकी। और इससे ज्यादा मुझसे उम्मीद भी नहीं करे, चैनल के अलावा और कहीं मैं आपकी मदद कर भी नहीं पाऊंगा। प्लीज हेल्प योर सेल्फ। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ जरूर है। और बाकी तो जैसा बंसल जी ने कहा, आप चमक तो रही है कुणाल जी, वाकई में बीच बीच में छुट्टी लेते रहे, ऐसे ही अगर चमक वापस से लौटती है। अनिल जी शेयर जी सर। अनिल जी, शेयर भी चमचमाता हुआ है, और स्टॉक का नाम है टाइटन, जिस पर खरीदारी की राय है। टाइटन में कल हमने एक ब्रेकआउट आता हुआ देखा,
और मुझे लगता है अनिल जी आज भी इसमें तेजी बनी रहेगी, तो टाइटन खरीद करके चलना है। 2510 रुपए पर 2510 पर स्टॉप लॉस रखना है। एकमात्र टारगेट 2600 रुपए का। 100 रुपए के टारगेट के लिए करें खरीदारी। टाइटन में 2539 पर हुआ है बंद। अविनाश सर भी हमारे साथ है। अविनाश जी गुड मॉर्निंग। बताएं सर आपका पसंद का शेयर आज के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, जो मुझे शेयर पसंद है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक है। हमको आईसीआईसीआई बैंक इस लेवल पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। हमको लग रहा है कि जो क्रेडिट ग्रोथ है और जो बैंक का जो मोमेंटम है डिसबर्समेंट में, वो चौथे तिमाही में भी आपको देखने को मिलेगा। और FY23 तो काफी अच्छा होना चाहिए। हालांकि पॉसिबल है कि अप्रैल की पॉलिसी में शायद इंटरेस्ट रेट्स बढ़े, बट इसका नुकसान ज्यादा आईसीआईसीआई बैंक को नहीं होगा। क्लियरली जो कॉर्पोरेट कैपेक्स ग्रोथ है प्लस जो रिटेल ग्रोथ है, ये बैंक के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो हमको लग रहा है कि अगर किसी को 12 से 15 महीने की टाइम फ्रेम से खरीदना है तो अच्छी खासी अपसाइड मिलेगी। करीबन 870 875 का हमारा ये टारगेट है। और दूसरा शेयर जो लॉकडाउन अनलॉकिंग थीम का एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो कंपनी का नाम है इजी ट्रिप प्लानिंग। ये इंडिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट ओटीए प्लेयर है। और सबसे बड़ी बात, इनका बिजनेस मॉडल अनिल जी बहुत प्रॉफिटेबल है। कल पिछले साल 150 करोड़ पे 60 करोड़ का प्रॉफिट किया था। 9 मंथ्स में इन्होंने ऑलमोस्ट 82 करोड़ का प्रॉफिट किया है। और जिस प्रकार का इनका ट्रेजेक्ट्री है और जिस प्रकार से अभी इंटरनेशनल फ्लाइट 27 मार्च से अलाउ करने वाले हैं, हमको लग रहा है कि एविएशन सेक्टर में अगर तेजी आती है तो इनको डेफिनेटली इनके बिजनेस में पॉजिटिविटी आएगी। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि खरीदने का मौका है। स्टॉक अभी एक्स बोनस चल रहा है, तो करीबन 350 का टारगेट पे इसको भी अच्छे अपसाइड के लिए अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। ओके, तो दो बेहतरीन पिक्स आपके लिए अविनाश जी की तरफ से भी। इजी ट्रिप प्लानर्स पे भी 350 के टारगेट के साथ आप खरीदारी करके चल सकते हैं। सुमित जी भी आ गए। सुमित जी गुड मॉर्निंग। कुछ लाए स्टॉक सर आज? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। बिल्कुल लाए हैं, स्टॉक है। बताइए अनिल जी, एक स्टॉक जो कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है वो है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट के अंदर लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करें। ये स्टॉक पिछले कई दिनों से तेजी का मूव के अंदर है। मार्केट की गिरावट के साथ स्टॉक ने कोई भी गिरावट दिखाया नहीं है और ये कंसिस्टेंटली तेजी का मूव दिखा रहा है। तो जिस स्टॉक के अंदर तेजी का व्यू लेके काम करना है वो है परसिस्टेंट। कोई भी डिप आता है 4450 तक तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। 4375 का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में जो टारगेट बनेगा इमीडिएट शॉर्ट टर्म का वो है 4575 4575 और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट बनेगा 4650 4650 4575 से 4650 के लिए बाय करें परसिस्टेंट। ओके, तो ये है आपके लिए परसिस्टेंट सिस्टम्स। एंड ऑफ कोर्स आज स्टॉक पर थोड़ा और एक्शन भी आ सकता है। सुमित जी के तो रेडार पर है ही। मीडिया एजिलिटी के कुछ यूनिट्स को खरीदने वाले हैं। आने वाले कुछ हफ्तों में ये डील फाइनलाइज हो जाएगी। उनके इंडिया, मैक्सिको, यूके और सिंगापुर के सब्सिडरीज खरीदेगी। करीब $7.25 करोड़ में ये पूरी डील होने वाली है। ये आपके लिए एक अपडेट आते हुए दिखा है। तो परसिस्टेंट सिस्टम्स खबर के दम पर भी आज आपको एक्शन में आते हुए दिख सकता है। कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में आने वाले हैं। स्ट्राइड्स, बंसल जी जरा इसका चार्ट देखें। फाउंडर्स की तरफ से रिवाइज्ड शेयर खरीदने के प्लान को मंजूरी हो गई। 40 लाख वारंट्स के सामने अब सिर्फ 20 लाख वारंट्स प्रमोटर खरीदने वाले हैं। 442 रुपए पर शेयर के भाव पर यह डील होगी। प्रमोटर होल्डिंग 1.36% से बढ़कर 3.5% पर होगी। तो अच्छे प्रीमियम पर होने वाली है 442। तो यहां से भी देखें तो करीब 125 रुपए ऊपर पर यह डील होगी। क्या राय है सर चार्ट्स पर? चार्ट्स तो पॉजिटिव नहीं है, बट चार्ट्स बड़े पैमाने पर एक काफी बड़ी मंदी के बाद तेजी के पैमाने पर आएंगे। जब 334 335 की नेकलाइन टूटेगी तो 323 के अराउंड चल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है वेट एंड वॉच करना चाहिए। 335 के लेवल्स तोड़ के उसके ऊपर सस्टेन करता है तब खरीदारी की राय होगी, क्योंकि स्टॉक को अगर आप देखें तो ऊपर से 850 रुपए से गिरता हुआ आ रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि 335 के ऊपर निकलेगा तो एक बार को स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर आएगा। तो अप ट्रेंड के अंदर आने के बाद ही खरीदारी की राय होगी। तो अप ट्रेंड में आने दीजिए, फिर खरीदारी की राय रहेगी। बट स्ट्राइड्स पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में ये स्टॉक आते हुए दिख सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा, इस पर भी एक बार राय ले ली जाए। हिमांशु जी जरा इसका चार्ट देखें। मोमेंटम में रहे हैं पीएसयू बैंक्स। यहाँ पर बीएनपी पारिबा एएमसी के साथ इन्होंने विलय किया है म्यूचुअल फंड लॉन्च करने के लिए। जेवी में 50.1% हिस्सा बैंक ऑफ बड़ौदा का होगा। चार्ट्स क्या कहती हैं सर? दीपांशु, चार्ट इस वक्त न्यूट्रली प्लेस्ड है। हायर लेवल से स्टॉक ने एक डिसेंट करेक्शन दिया और अच्छी बात यह है कि लोअर लेवल्स पे करेक्शन के बाद अच्छी खरीदारी भी देखने को मिली।
बट चार्ट्स पर जो बड़ा ब्रेकआउट है, जो पॉजिटिव कंफर्मेशन आएगा कि स्टॉक ने वापस से अपना अप ट्रेंड रिज्यूम कर लिया है, उसके लिए मुझे 110 रुपए के ऊपर के एक प्राइस को निकलने का वेट करने को देखना पड़ेगा। 110 रुपए के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है बैंक ऑफ बड़ौदा, तो यहाँ पर वापस से एक अप ट्रेंड रिज्यूम होता हुआ नजर आएगा और उस कंडीशन में यहाँ पर एक मोमेंटम जो है वो तेजी का बनता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल फॉर द शॉर्ट टर्म मुझे लगता है कि 100 और 108 रुपए के बीच में कंसोलिडेशन इस पर्टिकुलर स्टॉक में होती हुई नजर आ सकती है। तो ये है आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, जहां पर आप एक्शन एक्सपेक्ट करें। पीवीआर, अविनाश जी, इस पर आपकी राय लेनी है। हालांकि ये जो खबर चल रही थी सिनेपोलिस के मर्जर को लेकर, फिलहाल सफाई आई है कि ऐसा कुछ एक्शन नहीं है, बट अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करते रहते हैं। रिसेंटली अच्छी रैली रही है, अब तो थिएटर्स भी ऑलमोस्ट फुल कैपेसिटी पर हैं, लोग भी वापस आ रहे हैं स्क्रीन पर। सर, तो पीवीआर में क्या करना है अविनाश जी? दीपांशु, मुझे लग रहा है कि देखिए मल्टीप्लेक्स जो सेक्टर है वो ऑलरेडी काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये बिजनेस एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है। यहाँ पे आइनॉक्स और पीवीआर को अगर हम छोड़ दें तो कोई बड़ा प्लेयर नहीं है। तो इस कारण से हमको लग रहा है कि वैल्यूएशंस हायर बैंड में जरूर रहेंगे और जिस प्रकार की अनलॉकिंग अभी आने वाले महीनों में आने वाली है, स्पेशली अप्रैल के महीने के बाद जिस तरीके के मूवी लाइनअप्स अभी लाइंड अप है, हमको लग रहा है कि इसका फायदा पीवीआर को जरूर मिलेगा। मेरे ख्याल से सिनेपोलिस का जो एक्विजिशन है वो शायद अभी नहीं बट आने वाले दिनों में जरूर हो सकता है और ये अगर होता है तो डेफिनेटली इंक्रीमेंटली जो सीटों की इन्वेंट्री है वो पीवीआर को मिलेगी। बट ओवरऑल आई थिंक जो मैक्रोज है वो डेफिनेटली पीवीआर के तरफा पॉजिटिव लग रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कोई गिरावट अगर आती है, कोई डिक्लाइन अगर आता है तो इसमें जरूर इंक्लूड करिए, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं कि FY23 इनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ईयर रहेगा और इनके बिजनेस और ज्योग्राफिकल रीच जो इनका है, इसका फायदा कंपनी को काफी भरपूर मिलना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए पीवीआर पर राय। आइए बढ़ते हैं आगे। हमारे संवाददाता तरुण शर्मा इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, और हाल ही में सेबी ने जो कुछ टेलीग्राम चैनल्स पर छापे मारे, उसके बाद सेबी की तरफ से कुछ और सख्ती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी राय बाजार पर, स्टॉक्स पर देने वालों पर बढ़ने की तैयारी है। क्या है पूरा एक्शन सेबी का, क्या हो सकता है, बताने के लिए तैयार है तरुण हमारे साथ। तरुण, गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग सर। शुरुआत की जी बिजनेस ने मार्केट माफिया करके, उसके बाद सेबी ने 2 बड़े एक्शन लिए और अब सरकार भी सेबी के इस एक्शन की पीठ थपथपा रही है और एक बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है। सरकार का यह मानना है कि जो यूट्यूब चैनल्स पे जो फेक एडवाइजर्स हैं, जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं हैं और बाजार पे राय देते हैं, उससे रिटेल इन्वेस्टर को काफी नुकसान होता है और एक इमेज क्रिएशन भी होता है स्टॉक मार्केट या कहें कि शेयर बाजार के लिए, जो ना इकोनॉमी के लिए सही है और ना ही किसी सरकार के लिए सही है। तो सरकार का सेबी के साथ एक कंसल्टेशन चल रहा है कि किस तरीके से इसमें सख्ती और बढ़ाई जा सकती है और किस तरीके से इन लोगों को रोका जाए कि वो इस तरीके की टिप्स यूट्यूब चैनल्स या सोशल मीडिया के जरिए बिना रजिस्टर्ड हुए नहीं दे सकते हैं। इसके लिए वो बाकी मिनिस्ट्रीज के साथ भी बातचीत कर रही हैं, क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री सेबी के सिवा बाकी मिनिस्ट्रीज का भी रोल आता है, क्योंकि यूट्यूब चैनल उनके अंतर्गत आते हैं। तो एक चीज की सेबी और मिनिस्ट्री दोनों के बीच में कंसल्टेशन चल रहा है और ये जो उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में कंसल्टेशन पेपर भी इश्यू होगा इसकी रेगुलेशंस को बढ़ाने के लिए। तो एक स्टेक होल्डर से उनकी राय मांगी जाएगी किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हाल में जो सेबी ने एक्शन लिया, उसको जो सरकार है वो उसकी पीठ थपथपा रही है और साथ में ये कह रही है कि इसमें कैसे हम और सख्ती बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, तो सेबी के जो कुछ भी एक्शन हुए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर या अनरेगुलेटेड एडवाइजर्स को थोड़ा कसने के लिहाज से, वो सरकार को पसंद आते हुए दिख रहे हैं और सरकार के तरफ से जो शाबाशी मिल रही है उसको देखते हुए सेबी जल्दी से एक कंसल्टेशन पेपर ला सकती है और इस कंसल्टेशन पेपर में इस बात पर विचार किया जाएगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो, चाहे वो ट्विटर हो, यूट्यूब हो, टेलीग्राम चैनल्स हो, इनमें स्टॉक से रिलेटेड और बाजार से रिलेटेड जो अनसोलिसिटेड टिप्स दी जाती है, बिना मांगे टिप्स दी जाती है और वो टिप्स उन लोगों की तरफ से दी जाती है जो कि सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, उस पर एक किस तरह का एक्शन लेना चाहिए, किस तरह का रेगुलेशन बनाना चाहिए। तो ये होता हुआ दिखा है। जैसा हम भी आपको कह रहे थे, सबसे पहले हमने ऑपरेशन मार्केट माफिया की शुरुआत की थी, जो स्टिंग ऑपरेशन हमने 2-2.5 साल पहले किया, उसका असर आया, सेबी ने तगड़ा एक्शन लिया और आज आप देखिए
हार्डली कोई आदमी होगा जिसको कभी दिन में एक फ़ोन भी आता है कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ आपकी ट्रेडिंग कैसे चल रही है। पहले दिन के 10-10 फ़ोन सबको आते थे, बिल्कुल, लेकिन वो हमारा स्टिंग ऑपरेशन जो हुआ उसके बाद ये समस्या दूर हो गई। टेलीग्राम चैनल्स को लेकर भी हमने जब भी आवाज़ उठाई, सेबी का जो एक्शन हुआ, अब धीमे धीमे आप देखिए टेलीग्राम चैनल्स भी कम हो रहे हैं, खत्म तो नहीं हुए। एक और मेरी रिक्वेस्ट हमारे दर्शकों से, कई सारे दर्शक ऐसे हैं जो जब हम ट्वीट करते हैं तो हमारे ट्वीट के जवाब में वो अपनी ओपिनियन लिख के भेजते हैं कि हमें मार्केट, ठीक बात है, आप लिख सकते हैं, हर आदमी अपनी ओपिनियन लिखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन ये ध्यान रखें आप ओपिनियन उस तरह से दें, वो वैसा नहीं होना चाहिए कि आप रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप रिकमेंड कर रहे हैं तो सेबी के साथ रजिस्टर्ड होकर करिए। सेबी की तरफ से कोई मनाही नहीं कि आप रिकमेंडेशन मत करिए, हर आदमी कर सकता है। अगर आप समझते हैं कि आप रिकमेंडेशन करना चाहते हैं, उसके लायक हैं, आप एक्सपर्ट हैं, नहीं भी हैं तब भी करना है, तब भी जाइए, रजिस्टर हो जाइए। रजिस्टर होने के बाद आपको जो करना करिए ताकि सेबी आपको ट्रैक कर सके। अनरजिस्टर्ड होकर अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना परमिशन के अगर आप करेंगे तो कल आप मुसीबत में आ सकते हैं। तो आज से ये चीज़ ध्यान में रखिए, क्योंकि बहुत सारे हमें भी ट्वीट्स आते हैं, बिल्कुल हमारी ये राय है, हमारी वो राय, तो आपके लिए सेबी रजिस्टर्ड होना जरूरी है। ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो अभी से सावधानी रखिए, गाइडलाइंस आए उससे पहले सावधान हो जाइए, ये ध्यान में रखिए। सही, बिल्कुल सही टाइम पर सर आपने ये मुद्दा उठाया था, और उस समय इनका ऑपरेशन करने का तरीका अलग था, फोन के जरिए, एसएमएस के जरिए, फिर जब सोशल मीडिया पर है तब भी आपने उठाई, तब हमने कहा था। और अब हम देख रहे हैं कि रेगुलेटर सरकार में भी इस पर चेंज ऑफ थॉट हो रहा है, फास्ट काम हो रहा है, बहुत फास्ट काम हो रहा है। मैं बता रहा हूँ कि पहले के ज़माने में ऐसे काम होने में सालों साल लग जाते थे, सेबी बहुत फास्ट हो गए, बहुत तेजी से काम करें इन चीज़ों पे। जैसे ही वो फ़ोन वाला काम बंद हुआ, टेलीग्राम चैनल्स का काम हुआ, तो हमने कहा इन लोगों ने अपना बिजनेस वो मोडस ऑपरेंडी शिफ्ट कर लिया, चेंज कर लिया कि चलो अब फ़ोन वाला काम नहीं हो रहा, हम सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। तो सेबी ने तुरंत सोशल मीडिया पे भी कर लिया और कंसल्टेशन पेपर लाकर एक गाइडलाइंस बनाने की तैयारी में। सो मेरे ख्याल से अगर आपको शौक है, आपका पैसा है, आपको अच्छा लगता है कि हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एडवाइजरी दें, ये सब करें, बिल्कुल करिए। आप रजिस्टर होकर करिए, रेगुलेट होकर करिए, सेबी को उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति कहाँ है? जहाँ बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना रेगुलेशन के आप अगर राय देते हैं और उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, तो उसको कसने के लिए ये मत सोचिए कि सेबी किसी को मना करिए कि मत करिए, गलत तरीके से मत करिए, बस उतनी उनकी राय है। चलिए बढ़ते आगे, वक्त है आपके लिए फर्स्ट एड की शुरुआत करने का।